वेलकम ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के लेक्चर में हम जावा फाउंडेशन क्लासेस के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जावा फाउंडेशन क्लासेस को शॉर्ट में जीएफसी कहा जाता है और इसमें बहुत सारे पैकेजेस दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके हम जो है जीयूआई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी जावा में वर्क करते हैं हम लोग जीयूआई प्रोग्रामिंग के समय हम लोग दो टाइप के कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक है एडब्ल्यूटी और दूसरा है स्विंग। एडब्ल्यूटी कंपोनेंट्स को हेवी वेट कंपोनेंट्स बोला जाता है क्योंकि एडब्ल्यूटी कंपोनेंट जो है वो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्सेज यूज करके अपने ग्राफिक्स को रेंडर करता है और अपने प्रोग्राम को क्रिएट करता है। AWT कंपोनेंट्स जो है वो java.awt पैकेज को बिलोंग करते हैं और जो स्विंग कंपोनेंट्स हैं उनको लाइट वेट कंपोनेंट्स बोला जाता है क्योंकि ये कंप्लीटली जावा में बने हुए कंपोनेंट्स हैं और क्योंकि जावा में बने हैं तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं, लाइटर होते हैं, इसलिए इनको लाइट वेट कंपोनेंट्स बोला जाता है। और स्विंग कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए javax.swing पैकेज का यूज किया जाता है। AWT कंपोनेंट्स का जो हायरार्की है वो और स्विंग का जो हायरार्की है वो सिमिलर टाइप का है। तो जो क्लासेस हैं जो हम देखते हैं हायरार्की में AWT में, सबसे ऊपर आता है कंपोनेंट क्लास। कंपोनेंट क्लास के नीचे आता है कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास के नीचे है विंडो के नीचे है फ्रेम, कंटेनर के नीचे पैनल भी है। हम लोग जब AWT या स्विंग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम लोग जो जीयूआई कंपोनेंट्स में फ्रेम और पैनल का यूज सबसे ज़्यादा करेंगे और बाकी भी कंपोनेंट्स का यूज करेंगे जो नॉन विंडो या नॉन कंटेनर कंपोनेंट्स है। तो हम लोग कंपोनेंट्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होता है कंटेनर, एक होता है नॉन कंटेनर। कंटेनर वो है जो दूसरे कंपोनेंट्स को अपने अंदर रख सकता है और नॉन कंटेनर वो है जो दूसरे कंपोनेंट्स को अपने अंदर नहीं रख सकता लेकिन उसको एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है टू डिस्प्ले। कंटेनर नॉन कंटेनर का एक सैंपल एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में डॉटेड लाइन से जो बाउंड्री बनाया गया है, ये जो हम देख रहे हैं दैट इज ए विंडो कंपोनेंट। विंडो कंपोनेंट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विंडो कंपोनेंट के अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। तो विंडो कंपोनेंट के अंदर में हम बहुत सारे कंपोनेंट्स देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आइकन्स बने हुए हैं, मेन्यू बना हुआ है। फिर इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा जिसमें मेन्यू वगैरह नहीं है लेकिन वो भी एक कंटेनर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी हम चीजें को रख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग नॉन विंडो कंपोनेंट बोलते हैं लेकिन कंटेनर है, इसको पैनल बोला जाएगा। विंडो कंपोनेंट और नॉन विंडो कंपोनेंट जो कंटेनर्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? जो विंडो कंटेनर होता है उसमें आप मिनिमाइज, रेस्टोर और क्लोज बटन्स देखेंगे राइट हैंड साइड में राइट कॉर्नर में देखिएगा, टॉप कॉर्नर में मिनिमाइज, रेस्टोर और क्लोज बटन्स होते हैं। साथ में जो विंडो कंटेनर होता है उसमें टाइटल बार भी होता है जिसमें टाइटल हम लिख सकते हैं। साथ में मेन्यूज भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे फाइल, एडिट, व्यू, नेविगेट, इस टाइप से मेन्यूज आपको यहाँ दिख रहा है। अगर इस टाइप के कंपोनेंट हम देखते हैं, इन कंपोनेंट को हम इस कंपोनेंट को बोलेंगे कंटेनर कंपोनेंट एंड दैट आल्सो है विंडो कंटेनर। तो विंडो कंटेनर और नॉन विंडो कंटेनर में क्या होगा कि बाकी सब कुछ सिमिलर होता है, सिर्फ उसमें ये बटन्स नहीं होंगे, मिनिमाइज, रेस्टोर, क्लोज बटन्स नहीं होंगे, उसमें टाइटल बार नहीं होगा, उसमें आप मेन्यूज ऐड नहीं कर सकते, लेकिन वो कंटेनर है, मतलब दूसरी चीजें उसके अंदर रखी जा सकती है, दूसरे कंपोनेंट्स को रखा जा सकता है। एक और टाइप का विंडो कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में भी जो है वो एक विंडो कंपोनेंट है, कंटेनर है, जिसमें कि हम दूसरे कंपोनेंट्स को रख सकते हैं। इसमें टाइटल बार होता है लेकिन मिनिमाइज, रेस्टोर बटन्स नहीं होते, सिर्फ क्लोज बटन होता है। उसमें भी जो है हम कंपोनेंट्स को रख सकते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग जो है यूज करते हैं व्हेन वी आर परफॉर्मिंग जीयूआई प्रोग्रामिंग। तो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा
दो मेन कैटेगरी के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है विंडो कंटेनर होता है, एक होता है नॉन विंडो कंटेनर और एक होता है नॉन कंटेनर। तो तीन कैटेगरी का कंपोनेंट्स हो गए। तो नॉन कंटेनर कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए बटन्स बने हुए हैं, फाइंड कैंसिल हेल्प करके बटन्स बने हैं, ये सभी जो है वो बटन्स जो है वो नॉन विंडो कंटेनर्स है, बिकॉज इनके अंदर नॉन विंडो कंपोनेंट्स हैं, बिकॉज इनके अंदर हम जो है कुछ रख नहीं सकते, कंटेनर्स नहीं है। कंटेनर ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स को हम रख सकते हैं। ये एक छोटा सा हायरार्की है, कंप्लीट हायरार्की नहीं है, एक पार्ट ऑफ द हायरार्की है AWT क्लासेस का। सो AWT हम और स्विंग दो कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स हमको पता है कि हमको यूज कर सकते हैं। तो उसमें से AWT क्लासेस कौन से हैं। सो कंपोनेंट के ही सब चाइल्ड क्लासेस हैं। सो कंपोनेंट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। सो ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस दैट इज प्रेजेंट इन जावा। सो उसका ही चाइल्ड क्लास कंपोनेंट है। और कंपोनेंट के नीचे सभी आते हैं, जैसे बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट, कंटेनर। कंटेनर के नीचे आएगा विंडो और पैनल, और विंडो के नीचे आएगा फ्रेम, डायलॉग। पैनल के नीचे आता है एप्लेट। तो ये स्ट्रक्चर है AWT क्लासेस का जिसको हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जो विंडो कंपोनेंट्स है वो कंटेनर्स हैं। देखिए ये सभी कंटेनर्स हैं। कौन से चीज कंटेनर है, फ्रेम है और पैनल है और डायलॉग है। फ्रेम, पैनल, डायलॉग, एप्लेट, ये सभी कंटेनर्स हैं। और कंटेनर्स का मतलब क्या होता है, ये जो नॉन विंडो कंपोनेंट्स है, देखिए ये सब नॉन विंडो कंपोनेंट्स है, बटन, लेबल, चेकबॉक्स, लिस्ट, ये सभी, इनको हम कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं। सो जो नॉन विंडो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंटेनर की जरूरत पड़ती है टू गेट डिस्प्लेड। कंटेनर के अंदर जब तक इनको नहीं रखेंगे तब तक हम इनको इंडिपेंडेंटली डिस्प्ले नहीं कर सकते। हमको इनको कंटेनर ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखना पड़ेगा, तभी जाके वो डिस्प्ले हो सकता है। और कंटेनर को भी हमको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, उसका साइज वगैरह सेट करके हम उसको डिस्प्ले कराते हैं। दूसरा कैटेगरी है स्विंग क्लासेस का, वो भी GUI कंपोनेंट्स बनाने में हेल्प करता है। उसमें भी आप ऑब्जर्व करें, सबसे ऊपर है ऑब्जेक्ट क्लास, उसके नीचे कंपोनेंट क्लास है, उसके नीचे कंटेनर है, उसके नीचे J कंपोनेंट आता है। अब जो J कंपोनेंट करके जब आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे कैपिटल J यूज किया गया है। जहां पे भी आप देखेंगे कैपिटल J यूज हो रहा है, जिस भी क्लास नेम के सामने कैपिटल J यूज हो रहा है, वो है स्विंग कंपोनेंट। उनको हम स्विंग कंपोनेंट बोलते हैं। वो जावा x.swing पैकेज को बिलोंग करते हैं। तो J कंपोनेंट इनहेरिट करता है कंटेनर। अब इसमें सभी चीजें जो है आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे क्लासेस दिए हैं, J पैनल, J स्क्रॉल पेन, J टैब पेन, ऐसे बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके हम जो है GUI कंपोनेंट्स को बना सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जब भी हम GUI कंपोनेंट्स को बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि हमें पता लगाना पड़ता है हमारे पास कौन से नॉन विंडो कंपोनेंट्स हैं। नॉन विंडो कंपोनेंट्स मतलब जिसके जो नॉन कंटेनर्स हैं। नॉन कंटेनर्स का मतलब जैसे बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, ये सब टेक्स्ट फील्ड, ये सब चीजें जो कंपोनेंट्स हैं, जो नॉन विंडो कंपोनेंट्स हैं, इनको हम कहाँ कर रखेंगे, पैनल के अंदर रखेंगे। पैनल एक जो है कंटेनर है, इट इज नॉन विंडो कंटेनर। तो उस कंटेनर में हम रखते हैं, पैनल के अंदर रखेंगे। पैनल के अंदर अगर हमको किसी भी GUI कंपोनेंट को रखना हो तो ऐड मेथड का यूज करेंगे। देखिए इसमें मेंबर मेथड ऐड है, इसका यूज करेंगे। तो पैनल का ऑब्जेक्ट बना के, इंस्टेंस बना के .add मेथड यूज करेंगे, और उसमें हम वो उस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे जिसको हम पैनल में ऐड करना चाहते हैं। पैनल में जब हमने अपने कंपोनेंट्स को ऐड कर लिया, फिर उस पैनल को हम क्या करेंगे, फ्रेम में ऐड करेंगे। फ्रेम इज ए विंडो कंटेनर। विंडो कंटेनर में उसको ऐड करेंगे। ये जो विंडो कंटेनर है, फ्रेम, ये एक्चुअल हमारा एप्लीकेशन विंडो बनता है। जब ये डिस्प्ले होगा तभी सब चीजें डिस्प्ले होने लगेंगी। पैनल भी डिस्प्ले हो जाएगा, साथ में उसके अंदर जो कंपोनेंट्स रखे थे वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। पहले फ्रेम, उसके अंदर पैनल, उसके अंदर बटन, लेबल वगैरह वगैरह। पैनल के अंदर पैनल भी आ सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन फ्रेम के अंदर फ्रेम या पैनल, फ्रेम के अंदर फ्रेम नहीं आ सकता, पैनल के अंदर फ्रेम नहीं आ सकता। तो फ्रेम जो है वो हमेशा आउटर विंडो होना चाहिए। बेसिक स्टेप्स को हम जो फॉलो करेंगे, हम जब भी GUI प्रोग्रामिंग करते हैं, बेसिक स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जब अगर हम AWT कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं तो इंपोर्ट करेंगे java.awt, इंपोर्ट करेंगे। और अगर हम स्विंग कंपोनेंट्स यूज करना चाहते हैं तो हम इंपोर्ट करेंगे import javax.swing।
उसके बाद हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.awt.event। इवेंट क्यों करना है? क्योंकि इवेंट हैंडलिंग को हम लोग को अप्लाई करने के लिए करना है। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है? इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे बटन है, बटन पे अगर क्लिक हुआ है तो कुछ एक्टिविटी करना है। तो बटन पे जो हमने क्लिक किया है दैट इज एन इवेंट। अब उस इवेंट के रेस्पॉन्स में कुछ हमको एक्टिविटी करना है, वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस। तो इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस के लिए हमको java.awt.event पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा और आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इसको और यूज किया जाता है। उसके बाद आता है वी हैव टू क्रिएट अ फ्रेम क्लास। एक फ्रेम क्लास हमको बनाना पड़ेगा। तो फ्रेम क्लास होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा कोई भी क्लास हम बनाएंगे उसको लिखेंगे एक्सटेंड्स फ्रेम। अगर हम स्विंग कंपोनेंट्स बना रहे हैं, स्विंग कंपोनेंट अगर यूज करने वाले तो हम लिखेंगे एक्सटेंड्स जे फ्रेम। उसके बाद फिर हम जो है उस पर्टिकुलर क्लास में, जिस क्लास को हम फ्रेम बनाना चाहते हैं, मतलब मेन हमारा एप्लीकेशन विंडो बनाना चाहते हैं, उसमें हम जो है इवेंट हैंडलिंग करने के लिए कुछ लिसनर्स को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो हमने खुद का जो फ्रेम क्लास बनाया है उसके अंदर हम एक पैनल क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ पैनल्स क्रिएट करेंगे और उन पैनल्स में फिर नेसेसरी जो जीयूआई कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे। तो हम जो है पहले फ्रेम बना लेंगे, ये फ्रेम क्रिएट कर लिया, फ्रेम के अंदर हम पैनल्स क्रिएट करेंगे, पैनल्स के अंदर हम जो है जो जीयूआई कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे। ऐड मेथड से उसको ऐड किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि इवेंट हैंडलिंग हो सके, जैसे बटन है या लेबल है या चेक बॉक्स है या लिस्ट है, इस टाइप से कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हम चाहते हैं कि क्लिक होने पर कुछ हैंडलिंग होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी करना है हमको, तो उसमें हमको लिसनर्स को ऐड करना पड़ेगा। उनमें हमको लिसनर्स ऐड करना पड़ेगा। लिसनर ऐड करने के बाद वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो लिसनेबल बन जाता है, मतलब उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी होगा उसके लिए हम लोग जो है इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग मेथड्स होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। तो जो लिसनर मेथड्स हैं उनको हम ओवरराइड करेंगे, इसमें हम इवेंट हैंडलिंग कोड को लिखेंगे और फिर लास्ट में मेन मेथड में हम वो क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे जिस क्लास का अपन ने फ्रेम बनाया था। जैसे हम इंस्टेंस बनाएंगे वो फ्रेम तुरंत हमको जो है अवेलेबल हो जाएगा और आउटपुट में हमको जीयूआई कंपोनेंट दिखने लगेगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ कंपोनेंट्स के साथ। हम सभी कंपोनेंट्स को नहीं देखेंगे, हम जनरल कुछ कंपोनेंट्स को देखेंगे। प्रैक्टिकल करके देखना है एक्चुअली हमको कि वो किस प्रकार से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी जो अपने थ्योरेटिकल वाला पार्ट देखा इसको अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो शुरुआत के लिए हमको क्या करना है, फ्रेम क्लास का हमको चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना है, तो हम अगर AWT अगर बना रहे हैं, जीयूआई कंपोनेंट्स यूज करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट हमको करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.awt.asterisk। सो AWT के अंदर में आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ये सभी क्लासेस हैं जो AWT को बिलोंग करते हैं, सभी क्लासेस हैं जो AWT के अंदर डिफाइंड है। ठीक, सो हम AWT के कुछ सिलेक्टेड क्लासेस का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि इंपोर्ट स्टेटमेंट अपन ने बना लिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारा उसका क्लास, खुद का क्लास बनाएंगे, जैसे जिसको हम फ्रेम बनाना चाहते हैं, मतलब हमारा मेन एप्लीकेशन जो है, जैसे मेन ऐप करके अपन ने इसको बना लिया। हमारा ये मेन ऐप है, मेन ऐप शुड एक्सटेंड फ्रेम, उसको फ्रेम क्लास का चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। तो मेन ऐप हमारा क्या हो गया, मेन ऐप हैज बिकम द चाइल्ड क्लास ऑफ फ्रेम क्लास। इससे मतलब मेन ऐप खुद भी एक फ्रेम बन चुका है। फ्रेम का एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो फ्रेम होता है बाय डिफॉल्ट ये विजिबल नहीं होता, मतलब इसका सेट विजिबल प्रॉपर्टी फॉल्स होता है और इसका जो साइज है वो 0,0 होता है, मतलब 0 विड्थ 0 लेंथ होता है। तो जब भी हम मेन ऐप जो हमारा एप्लीकेशन विंडो है उसका अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसको सेट विजिबल ट्रू करना पड़ेगा और उसको साइज भी देना पड़ेगा, डायमेंशंस उसके देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रेम का जो है कुछ मेथड्स को यूज करके देख सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स है फ्रेम में, उनमें से एक सेट टाइटल मेथड है, एक ऐड मेथड है, सेट साइज मेथड है, सेट विजिबल मेथड। ये सभी मेथड्स को हम लोग जो है ट्राई करके देखते हैं। ठीक, अब ऑब्जर्व करें यहाँ पे। अब हम क्या, हमको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि मेन ऐप
अपने जो अपने जिस क्लास का बनाया था, जिस क्लास को अपन ने मेन फ्रेम बनाया है, उसको एप्लीकेशन विंडो बनाया है, उसका कंस्ट्रक्टर में हम आ जाएंगे। तो उसे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं फ्रेम की, उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कैसे दिखता है। तो हम इसको टाइटल सेट करते हैं, तो दिस डॉट सेट टाइटल कर लेते हैं। इसमें हम टाइटल सेट कर सकते हैं, दिस इज माई फ्रेम या माई एप्लीकेशन विंडो। इस प्रकार से अपने टाइटल सेट किया। टाइटल क्या है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखा है ना, जावा एप्लीकेशन 39 नेटबीन्स आईडी 8.2, ये जो है दिस इज नोन एज टाइटल बार। तो टाइटल बार में जो टाइटल डिस्प्ले कराना है वो इससे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, ऐड कंपोनेंट को हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सेट साइज और सेट विजिबल को हम लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो सेट साइज का हम यूज करते हैं, तो दिस डॉट सेट साइज का यूज करेंगे। सेट साइज में मैं विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करूंगा। बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट इसका 0,0 रहता है। इससे मतलब एक डॉट के जैसे दिखेगा, फ्रेम का जो बाउंड्री है वो एकदम डॉट के जैसे दिखेगा। इसको हमको जो है डिस्प्ले अगर कराना है तो इसको कुछ हम लोग को डायमेंशंस देना पड़ेगा। सो ये पिक्सल्स में रहता है, तो मैं 400 पिक्सल्स विड्थ एंड 400 पिक्सल्स हाइट। तो पहला आर्गुमेंट है विड्थ, दूसरा आर्गुमेंट है हाइट। तो विड्थ और हाइट का हम लोग ने स्पेसिफिकेशन दिया है। अब नेक्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी है, दैट इज मेथड है, वो सेट विजिबल है। तो सेट विजिबल यूजुअली जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। इससे मतलब आपको फ्रेम जो है वो दिखेगा नहीं, तो मुझे सेट विजिबल इसको ट्रू करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेट विजिबल ट्रू करूंगा तो मेरा फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा, और डिस्प्ले जब होगा उसका साइज जो है विड्थ और हाइट रहेगा 400 पिक्सल्स बाय 400 पिक्सल्स, और उस फ्रेम का जो टाइटल बार में लिखा आएगा दिस इज माई एप्लीकेशन विंडो। अब ये जो हमने क्लास बना लिया, दिस इज अवर मेन एप्लीकेशन विंडो, ये अपना फ्रेम क्लास फ्रेम है। अब इस फ्रेम का न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा मेन मेथड में, तो मैं न्यू करके मेन ऐप का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा ये सब एक्टिविटी होगा और फ्रेम डिस्प्ले होने लगेगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए इसको आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। अभी थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये अभी हम लोग को डिस्प्ले हो गया विंडो। टाइटल सेट किया था अपन ने, दिस इज माय एप्लीकेशन विंडो। देखिए यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे दिस इज टाइटल वी हैव सेट। ठीक है, हम लोग चाहे तो आइकन भी सेट कर सकते हैं। सेट साइज अपन ने किया तो इसका 400 पिक्सल्स बाय 400 पिक्सल्स का डायमेंशंस डिस्प्ले हो रहा है। देखिए इसका विड्थ, इसको अब इसका एक खासियत भी होता है, जो फ्रेम होता है, जो विंडो कंपोनेंट है, उसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। उसको आप जो है साइज भी उसका चेंज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट साइज इसका 400 बाय 400 है, पिक्सल्स का साइज है। सेट विजिबल ट्रू करके दिख रहा है, अगर सेट विजिबल ट्रू नहीं करते तो दिखता नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्रेम का सेट विजिबल फॉल्स होता है और सेट साइज जो है वो 0,0 रहता है, 0 डायमेंशंस रहते हैं उसको। तो ये हमको करना पड़ता है जब भी हम किसी भी फ्रेम को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो दो कम से कम हमको मेथड्स को कॉल करना ही पड़ेगा। एक सेट साइज है और दूसरा है सेट विजिबल, उसको ट्रू करना पड़ता है। अभी यहाँ पे हमने जो देखा है, इस विंडो को आप ऑब्जर्व करें, इसमें मिनिमाइज बटन को मैं क्लिक करूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। फिर इसको मैं ये मैक्सिमाइज वाले बटन को क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज हो गया। ये जो मैक्सिमाइज हो रहा है, रिस्टोर भी हो रहा है। और ये क्लोज बटन है, क्लोज बटन इसमें डिफाइंड अभी नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट इसमें क्लोज बटन डिफाइंड नहीं होता कि क्लोज बटन करने से क्या करना है, इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है विंडो रिलेटेड, तो उसको हमको सेट करना पड़ता है। हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं इसको यहीं से बंद करूंगा। ये जो जावा एप्लीकेशन दिख रहा है, इसको यहीं से मैं फोर्सिबली बंद कर दूंगा, जिससे वो डिस्प्ले होना बंद हो जाए। सो ये अपन ने बनाया फ्रेम। फ्रेम के बाद आता है पैनल। पैनल एक नॉन विंडो कंपोनेंट है लेकिन कंटेनर है, मतलब पैनल के अंदर भी हम चीजें रख सकते हैं। हम पैनल की क्यों जरूरत पड़ती है, पैनल की इसलिए जरूरत पड़ती है, हो सकता है बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम लोग अरेंज करना चाहते हैं। कुछ कंपोनेंट लेफ्ट साइड में अरेंज होना चाहता है, कुछ कंपोनेंट्स को हम राइट साइड में अरेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स को हम ऊपर फ्रेम के जो है ऊपर साइड में अरेंज करना चाहते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को नीचे अरेंज करना चाहते हैं, तो हम फ्रेम्स में उनको अरेंज किया जा सकता है। तो फ्रेम एक हमको बहुत आसान तरीका देता है जिससे कि हम जो है कंपोनेंट्स को अरेंज करके रख सकते हैं। अब इसमें भी सेट साइज और सेट विजिबल प्रॉपर्टी होता है। इसमें जो सेट साइज और सेट विजिबल प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। पैनल में
सेट विजिबल ट्रू रहता है हमेशा, जो फ्रेम में सेट विजिबल फॉल्स होता है, पैनल में ये सेट विजिबल हमेशा ट्रू रहता है, तो अलग से इसको ट्रू करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो मेथड है सेट साइज, ये भी फ्रेम का ही विंडो का ही मेथड है, विंडो क्लास का ही मेथड है। तो सेट साइज जो है ये अपने आप को कंपोनेंट्स के हिसाब से रीसाइज कर लेता है, रीएडजस्ट करता है, ये रीड्रॉ कर लेता है। ऐड मेथड का यूज करके हम कंपोनेंट्स को पैनल में ऐड करते हैं। तो मैं अभी फिलहाल एक पैनल बना के इसमें ऐड करता हूँ। फ्रेम के अंदर भी ऐड मेथड है, इसमें फ्रेम में ऐड करने का काम करेगा। तो एक पैनल P1 में बना रहा हूँ। अब पैनल P1 जो बनेगा वो एक कंटेनर है, लेकिन नॉन विंडो कंटेनर है, मतलब इसमें मिनिमाइज, रेस्टोर, क्लोज बटन्स नहीं होंगे और ये सेट विजिबल ट्रू होगा अपने आप ही, अलग से करने की जरूरत नहीं है। और सेट साइज जो है वो अपने आप साइज ले लेता है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स। अब यहाँ पे फ्रेम के अंदर में इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आई कैन ऐड द पैनल इनसाइड द फ्रेम। तो ऐड मेथड का यूज करके मैं पैनल को फ्रेम में ऐड कर सकता हूँ। और पैनल के अंदर में अगर हम चाहते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऐड करना, तो P1 डॉट ऐड करके भी हम उसमें कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेम के अंदर अपन ने पैनल को ऐड कर दिया। पैनल का मैं कलर सेट कर लेता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर हम सेट कर लेते हैं, से इसका हम दे देते हैं येलो। तो इसमें कलर के बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, हम उन कॉन्स्टेंट्स को यूज कर सकते हैं जो बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स है, ब्लैक, ब्लू, क्यान, ग्रीन, ठीक है, पिंक, ये सब कलर्स को हम लोग जो है सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्यान सेट कर लिया, ठीक। इससे क्या होगा, जो हमारा पैनल है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्यान में सेट हो जाएगा। ये जो सेट बैकग्राउंड जो हम देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेम का भी आप कर सकते हैं, पैनल का भी किया जा सकता है, बटन्स का भी कर सकते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, GUI कंपोनेंट, सभी का हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। सो विंडो क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो एक कॉमनली सबके अंदर, कंपोनेंट क्लास की जितने भी मेथड्स हैं वो कॉमनली सबके अंदर हमको मिल जाते हैं, बिकॉज कंपोनेंट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो उसके अंदर ही डिफाइंड ये सब मेथड्स हैं जो हर क्लास के अंदर ओवररिडन है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैनल का कलर अपन ने चेंज किया, क्यान किया, और पैनल को अपन ने क्या किया, फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया। ये फ्रेम अपना क्या है, माई मेन ऐप जो है वो फ्रेम है जिसको डिस्प्ले करेंगे। तो आप देखिएगा कि पैनल आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है पैनल। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे पैनल पूरा जो है विंडो के चारों तरफ चिपका हुआ है। देखिए यहाँ पे इसको रिसाइज भी करूंगा ना तो पैनल पूरा चिपका हुआ है, ठीक है। पैनल का साइज अपन ने सेट नहीं किया, वो विंडो के साइज के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर रहा है। देखिए विंडो के साइज के हिसाब से अरेंज कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट। लेआउट का कॉन्सेप्ट है। लेआउट में याद रखना है, जो फ्रेम होता है, फ्रेम का लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट, इसका होता है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट, बॉर्डर लेआउट का क्या मतलब है, बॉर्डर लेआउट का मतलब है कि आप जो भी कंपोनेंट्स फ्रेम के अंदर ऐड करेंगे वो बॉर्डर्स में जाके चिपक जाएगा, बॉर्डर्स में जाके स्ट्रेच हो जाएगा। तो बॉर्डर्स कौन से हैं, सबसे ऊपर जो ऊपर वाले डायरेक्शन में है, देखिए यहाँ पे जहां मेरा अभी कर्सर है, दैट इज द नॉर्थ बॉर्डर। नीचे में जो है वो है साउथ बॉर्डर, राइट साइड में है ईस्ट बॉर्डर और लेफ्ट साइड में है वेस्ट बॉर्डर। तो ये पूरा कंपोनेंट को पूरे बॉर्डर में ये स्ट्रेच कर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें बॉर्डर लेआउट बाय डिफॉल्ट है। हम चाहें तो लेआउट्स को चेंज भी कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग लेआउट्स इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट याद रखना है जो विंडो कंपोनेंट्स होते हैं उसका लेआउट होता है बॉर्डर लेआउट। फ्रेम इज ए विंडो कंपोनेंट, तो इसका लेआउट क्या है, बॉर्डर लेआउट। पैनल का जो लेआउट होता है वो है फ्लो लेआउट। उसका जो लेआउट होता है फ्लो लेआउट, इसका मतलब इसमें जो भी हम कंपोनेंट्स ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन होके लेफ्ट टू राइट उसमें ऐड होते जाएंगे, सेंटर अलाइन होके लेफ्ट टू राइट ऐड होते जाएंगे। तो लेट अस सी किस प्रकार से ये फ्लो लेआउट काम करता है। पहले मैं इसको एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूं। इसमें हम कुछ बटन ऐड करके देखते हैं। तो बटन क्लास के जो है कुछ मेथड्स को ऑब्जर्व करके देखते हैं। सो बटन में क्या क्या हम कर सकते हैं, बटन में गेट लेबल, सेट लेबल, बटन का इंस्टेंस बना सकते हैं और बटन को पैनल में ऐड कर सकते हैं। और हम बटन में एक्शन लिसनर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड एक्शन लिसनर।
सो बटन में एक्शन लिसनर अगर हम ऐड करते हैं तो बटन के क्लिक इवेंट को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। जब तक बटन में एक्शन लिसनर ऐड नहीं होगा तब तक हम बटन के क्लिक इवेंट को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये करके हम क्या कर सकते हैं कि बटन के क्लिक इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, मतलब एक्शन जो उसका रिस्पॉन्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बाद में इसको देखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, बटन को ऐड करके देखते हैं कि हमारे पैनल में कैसे दिखेगा। तो आई विल क्रिएट 2 बटन्स, एक बटन B1 बना लेते हैं। So this is बटन 1 एंड एक और बटन बना लेता हूं। ये है बटन 2। सो फिलहाल अपने सिर्फ 2 ही बटन बनाए। अभी दोनों बटन्स को हम क्या करेंगे, पहले बटन 1 को ऐड करते हैं पैनल के अंदर में। सो पैनल के अंदर में बटन 1 को मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड मेथड यूज करेंगे। तो अब क्या होगा, एक बटन जो है वो पैनल में ऐड हो चुका है। अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कैसे दिखेगा। देखिए यहाँ पे बटन 1 जो है वो दिख रहा है। देखिए जो बटन 1 था, ये जो बटन B1 था, इसको अपन ने ऐड किया था पैनल में। देखिए P1.add लिखा है, देखिए पैनल में ऐड हो चुका है ये बटन है। ठीक है, इसे क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अपन इसमें एक्शन लिसनर अभी डाला नहीं है। इसको जो है इसका इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस अपन ने किया नहीं है, बाद में करेंगे। बटन जब ऐड हुआ आप ऑब्जर्व करें एकदम सेंटर अलाइन होकर ऐड हुआ है। इसको अपन बड़ा भी कर लें, छोटा भी कर लें, जिस तरह भी अलाइन करें वो सेंटर में रहता है। देखिए बटन हमेशा सेंटर, तो सेंट्री अलाइन हो गया। क्यों, इसका कारण क्या है, पैनल में ऐड हुआ है। पैनल का लेआउट क्या है, फ्लो लेआउट। पैनल का लेआउट क्या है, फ्लो लेआउट, इसलिए वो सेंटर अलाइन होके हमको मिल रहा है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा बटन ऐड करके देखते हैं क्या होता है। हम P1.add करते हैं, दूसरा बटन ऐड कर देते हैं पैनल के अंदर में B2। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं कैसे ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट। देखिए बटन B2 कहाँ ऐड हुआ है, बटन B1 ऐड हुआ, बटन B2 उसके बाद में ऐड हुआ, मतलब एक फ्लो में लेफ्ट टू राइट के फ्लो में ऐड हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट। अब एक और बटन ऐड करेंगे, इसके बाद ऐड हो जाएगा, लेकिन सभी सेंटर अलाइंड है। देखिए सेंटर में अलाइंड है, सब टॉप में सेंटर अलाइंड है। तो ये फ्लो लेआउट का प्रॉपर्टी है। तो पैनल के अंदर जो लेआउट होता है फ्लो लेआउट होता है, बॉर्डर के अंदर जो लेआउट होता है वो फ्रेम के अंदर जो लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है। अब और थोड़ा कंपोनेंट्स इसमें ऐड करके देखते हैं। बटन के बाद आ जाएगा लेबल। लेबल क्या करेगा, लेबल जो है वो हमको कुछ वर्ड कुछ स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने में काम हेल्प करता है। तो जैसे कुछ मैसेज हमको दिखाना हो, L1 करके मैं बना रहा हूँ लेबल। अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे बटन के पैरामीटर्स डाले थे अपन ने बटन कंस्ट्रक्टर में, वैसे ही लेबल में भी कंस्ट्रक्टर के में पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। इसमें दिस इज माय लेबल, और इस लेबल को हमको क्या करना है, अगेन हमको पैनल में ऐड करना पड़ेगा P1.add L1। सो ये लेबल जो है पैनल में ऐड हो जाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो बटन्स भी दिखेंगे और लेबल भी दिखेगा। ये आ गया, देखिए ठीक, सभी जो है सेंटर लाइंड है, लेफ्ट टू राइट लेआउट चल रहा है क्योंकि ये फ्लो लेआउट है। देखिए ये फ्लो लेआउट, पैनल के अंदर में सब चीज फ्लो लेआउट में रहता है। तो बटन ऐड हुआ, उसके बाद लेबल ऐड हो गया है। ठीक, और भी कुछ कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, देखते हैं। टेक्स्ट फील्ड ऐड करते हैं। टेक्स्ट फील्ड क्या करेगा, हमको जो है एडिटेबल टेक्स्ट, अब लेबल क्या है, नॉन एडिटेबल टेक्स्ट है। टेक्स्ट फील्ड जो है और टेक्स्ट एरिया जो है वो एडिटेबल टेक्स्ट स्पेसेस हमको प्रोवाइड करेगा। टेक्स्ट फील्ड बना के देखते हैं। देखिए टेक्स्ट फील्ड ऑब्जर्व करते हैं। TF1 करके एक टेक्स्ट फील्ड में बना रहा हूं। टेक्स्ट फील्ड में हम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जब यूज करते हैं तो इसमें हम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 50, तो क्या करेगा 50 कैरेक्टर्स को रखने के लिए एक जगह बनाएगा इसके लिए। इससे भी ज्यादा इसमें आ सकता है, लेकिन इनिशियली डिस्प्ले कराने के लिए 50 कैरेक्टर्स को सिर्फ डिस्प्ले करेगा, बाकी कैरेक्टर्स को वो जो है स्क्रॉल करते जाएगा। अब टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर देते हैं। TF1 नाम से टेक्स्ट फील्ड बनाया था। रन करके देखते हैं टेक्स्ट फील्ड कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ऐड हो गया। ठीक, अब जो टेक्स्ट फील्ड ऐड हुआ है ये 50 कैरेक्टर्स को रखने के लिए बना हुआ है।
जो अपन ने अभी टेक्स्ट फील्ड ऐड किया था TF1 करके, वो 50 कैरेक्टर को रखने लायक इसमें जगह है। इसमें आप जो है 50 कैरेक्टर्स को रख सकते हैं इनिशियली। ये हो गया 50 कैरेक्टर्स। इसके अलावा भी आप कैरेक्टर्स रख सकते हैं, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रख सकते हैं थियोरेटिकली। तो इनिशियली जो दिखेगा हमको, जो डिस्प्ले दिख रहा है वो 50 कैरेक्टर्स का डिस्प्ले दिखेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 50 लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम करके देखते हैं। अभी टेक्स्ट फील्ड है। अब टेक्स्ट फील्ड जो है वो सिंगल लाइन एडिटेबल टेक्स्ट है, ये पूरा एडिटेबल टेक्स्ट है। अब इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू एडिटिंग ऑन द टेक्स्ट। सो एडिटेबल टेक्स्ट के लिए सिंगल लाइन एडिटेबल टेक्स्ट क्रिएट करना हो तो टेक्स्ट फील्ड करना है, क्रिएट करना है, और टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे। टेक्स्ट एरिया अगर हमको यूज करना है तो यहाँ पे हमको रोज एंड कॉलम्स देने पड़ेंगे, जैसे 50 रोज एंड 50 कॉलम्स। जैसे 20 कॉलम्स कैसे दे देते हैं, तो टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। और टेक्स्ट एरिया को अपन पैनल में ऐड कर देंगे। सो ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट कैसे दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो इसमें जो है ये 50 रोज के लिए बना है, ये 50 रोज के लिए बना है, काफी बड़ा बन चुका है। ठीक है, 50 रोज के लिए बना है। इसी से वो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया की खासियत क्या है, मल्टीलाइन टेक्स्ट, मल्टीलाइन टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, मल्टीलाइन टेक्स्ट दिया जा सकता है। इसको अब मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, इसको 20 रोज एंड 20 कॉलम्स के हिसाब से बना देते हैं। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो, हाँ ये ठीक। तो ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया जो है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जो स्क्रॉल बार से अपने आप आ जाते हैं। देखिए अब अपने आप आ गया स्क्रॉल बार। देखिए ये वाला स्क्रॉल बार अपने आप आ चुका है। और इसमें जैसे मैंने थोड़ा लंबा टेक्स्ट लिखा तो अगेन ये स्क्रॉल बार अपने आप आ गया। तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार से इसमें आ जाता है। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए होता है, ये एडिटेबल टेक्स्ट है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एडिटेबल अगर हमको फील्ड्स बनाने हैं तो टेक्स्ट फील्ड है और टेक्स्ट एरिया है, ये दो जो है हमारे एडिटेबल फील्ड्स बनते कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं। ठीक, सो अभी अपन ने देखा बटन्स, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, पैनल, फ्रेम, ये सभी कंपोनेंट्स को अपन ने जो है थोड़ा प्रैक्टिस करके देखा है कोड में। तो आई होप ये प्रैक्टिस जो है वो समझ में आया होगा सभी को। सो इसको जो है थोड़ा और प्रैक्टिस करके देखें, वीडियो को बार बार देखिए और खुद से कोड बनाइए, थोड़ा कोशिश करें, कोड बनाने का कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले लेक्चर में और भी हम GUI कंपोनेंट्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।